नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि देश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा रही है। कोविड महामारी पर अंकुश लग रहा है। कोरोना संक्रमण पर नकेल कसी जा रही है। बेलगाम हो चुके इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं। यानी कि हर कीमत पर कोविड-19 पर लगाम लगाने की तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन बावजूद इन तमाम दावों के और वादों के भी पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो न केवल डराने वाले हैं, बल्कि सरकार की नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या जवाबदेही बनती है, इस पर भी मंथन करने की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बात से कहीं किसी को इनकार नहीं है कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। दूसरी वेव में अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 4,329 मौतों के साथ भारत में कोविड संक्रमण की सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। कुछ राज्यों में कोविड मामलों की संख्या में जिस तरह से रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है, उससे सरकार पर सवालिया निशान लगना लाजिमी है। हालांकि इस बीच देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव भी जारी है। देश में लगातार 5 दिनों में कोरोना के नए केसों में गिरावट देखी जा रही थी। इसकी जानकारी खुद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी। हालांकि दूसरी तरफ कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए, जो कि 26 दिनों में सबसे कम थे। 21 अप्रैल के बाद पहली बार सोमवार को कोविड मामलों की संख्या 3 लाख से कम आई। भारत में 12 मई को कोरोना से 4,205 लोगों की जानें गई, जबकि 7 मई को देश में 4,14,188 के अपने उच्चतम मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब 2,52,28,996 हो गए। मौजूदा वक्त में 33,53,765 कोरोना के सक्रिय मामले देश भर में मौजूद हैं। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी अब 2,78,719 को पार कर चुकी है। और इस वक्त दिखा दें आपको कि मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सकते हैं तस्वीरों में कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 2,15,96,512 लोग कोविड इलाज के बाद कोविड के खिलाफ जारी उनकी जंग को जीत चुके हैं। इसके अलावा 18,44,53,149 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो आपको हम बता रहे थे कि दुनिया भर में पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है, लेकिन इस वायरस के साथ सबसे नजदीकी से लड़ने वाले डॉक्टरों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 1,000 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह भी बताया गया है कि बीते रविवार यानी 16 मई को एक दिन में कुल 50 डॉक्टर्स की देश भर में कोरोना से मौत हुई है। डॉक्टरों के संक्रमण और इससे उनकी मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा बिहार से आया है, जहां 69 डॉक्टर्स की जान गई है। इसके बाद यूपी में 34 और दिल्ली में 27 डॉक्टर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।
बता दें कि इन सभी डॉक्टर्स में सिर्फ 3% को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। बता दें कि भारत में जनवरी से महज 24 घंटों में 4,329 कोरोना संक्रमित मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, उनकी जान चली गई है। क्या सरकार की तरफ से जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो धाराशायी हो गए हैं? क्या सरकार पर अब दोबारा से सवाल निशान नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है लॉकडाउन कागज पे कर रही है, कागजों में हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, बाजार भरे पड़े हैं लोगों से, आवाजाही वैसी है, दुकानें बंद कर रखी है, उनका क्या फायदा? लोग तो बगैर मास्क से चल रहे हैं। जब तक सिकनेस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई नहीं आता, पुलिस वाले जो है शायद दिन में एक बार आ जाए, तो लोग तो दुकानें खोल के बैठे हैं, लोग जा रहे हैं, सब चीज हो रही है। पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था, इसमें कोरोना गया था, तो ये कोई गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की तरफ से नहीं किया था, ये तो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी सख्ती की, लोगों को डंडा पेट की, तब लोग माने। अब तो लोग अभी भी वही हाल है, कोई परवाह तो है नहीं लोगों को, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात और, लोग ये सोचते हैं मैंने टेस्ट करवा लिया, कोरोना का नेगेटिव है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो कोरोना की लहर चल रही है, कोरोना अपना जो है वो चेंज कर रहा है, अपना मॉडल चेंज कर रहा है। पहले लोग जब हमारे टेस्ट हुए, वो सबसे पहले जो कोरोना आया था उसके हिसाब से हुए थे। अब वो टेस्ट हो रहे हैं, वो नेगेटिव शो करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। तो ये शेड्यूल चेंज हो रहा है इसका। आने वाले नेक्स्ट लहर आएगी, उसमें और चेंज हो जाएगा, जो हमारे टेस्ट है वो बेकार चले जाते हैं। तो ये लोगों को पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो टोटली फेल है, अभी भी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, लोग अपने घर से बेड लेके जा रहे हैं और वहां हो रहे हैं। और जिसका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, सैचुरेशन लेवल ठीक है, उसको बोलते घर जाओ, घर आके सीरियस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर अशोक साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं ये बात आपकी इस बात में बल्कि बढ़ाना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी अभी भी देखी जा रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है, बावजूद इसके भी लोग तरह तरह के अपने अपने तरीके से सहूलियतें अपने परिजनों को मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के चौंकाने वाले डेटा आज सामने आए हैं कि लगभग 1,000 डॉक्टर्स की अब तक मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है, और ये तमाम वो हेल्थ वर्कर्स थे जिनका कहीं ना कहीं किसी अस्पताल के साथ अटैचमेंट था, या कहीं ना कहीं वो अस्पतालों में अपने मरीजों की देखरेख में लगे हुए थे। तो ऐसे में समझा क्या जाए, माना क्या जाए, उम्मीद क्या लगाई जाए कि जब खुद डॉक्टर ही अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, और आप बतौर चिकित्सक आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि जिस तरह से बिहार में, अकेले बिहार में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स के मरने की खबर आई है, ये तो एकदम से कोहराम मचाने वाली है, झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे पास भी आज सुबह एक पेशेंट आया है, 3 व्हीलर में था, उन्होंने कहा चेक करके देखो, मैंने कहा मैं ही चेक करूंगा। मैंने देखा तो ही वॉज डेड। ठीक है जी। 4 दिन पहले भी उसके घर में एक फैमिली में उसमें डेथ हो चुकी है कोरोना से। तो वो परहेज नहीं है, टेस्ट ही नहीं है, लोग परवाह नहीं करते हैं। जब फैमिली में एक को हो गया है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को होने के पूरे चांस है, लेकिन वो बदकिस्मती से टेस्ट ही नहीं कराते। अगर टेस्ट हो जाता है, चलो आ जाता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपना परहेज रखेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोई भी नहीं चाहता। चाहे किसी का रिलेटिव, किसी की डेथ हुई है, परहेज तो उसको करना ही पड़ेगा कोरोना से। और लेकिन आपके पास लौटेंगे, मैं बीच में डॉक्टर नेपाल सिंह से जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप भी ये बताइए कि जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों से लोग उम्मीद करते हैं, उनसे तवक्को होती है एक के बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आपके और हमारे सामने और पूरे देशवासियों के सामने तस्वीर आई, चाहे शमशान घाटों का हम जिक्र करें, कब्रिस्तानों की हम बात करें, या फिर नदियों में जिस तरह से सड़ती हुई लाशें देखी गई, उससे दुनिया भर में देश का भी एक तरह से अपमान हुआ है। देश के सामने भी एक ऐसी विचित्र स्थिति बनती हुई दिखाई दी है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में चुने हुए नेताओं से, चुने हुए प्रतिनिधियों से जनता, नागरिक क्या उम्मीद करें? ये देखिए, ये हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करना उचित नहीं होता है, और राजनीति का मतलब भी कोई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टी से नहीं होता है।
पहले तो एक चीज को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, शायद पता नहीं पहली बार आप मेरी बात सुन पाए थे या नहीं सुन पाए थे। जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, एक तो जितने ज्यादा डॉक्टरों की का आंकड़ा आपने दिया है उसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं मिल पाई थी। नंबर एक, जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स को एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, उनकी जान हमेशा खतरे, क्योंकि वो फ्रंट पर लड़ रहा है एकदम से, उसको 100 लोगों से 200 लोगों से रोजाना आईसीयू में इंजेक्शन करना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है उसके पास कहीं ना कहीं प्रिकॉशन में गलती हो जाती है और वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। वैसे भी इसकी एफिकेसी रेट बहुत कम है, कहीं ना कहीं 90% है कि 100% कहीं नहीं कहता है। अब जहां तक बात है इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शुरुआत में बहुत ज्यादा इसको इग्नोर किया गया, उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर था चाहे वो प्रदेश स्तर पर था। लेकिन अब एक थोड़ा सा राजनीतिक जागरूकता आई है, इसमें कोर्ट का भी इंटरवेंशन है, मीडिया का भी इंटरवेंशन है, और अब स्थिति को कहीं ना कहीं संभाला गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई का जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी उसको दूर किया गया है। जहां तक दवाइयों का, इन सब चीजों, देखिए आपको समझना पड़ेगा, हर काम सरकार और डॉक्टर नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, रेमडेसिविर चोरी हम कर रहे हैं, लाशों को हम बहा रहे हैं, अपने लोगों की लाशों को हम बहा रहे हैं, हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, हम टेस्ट कराने तक नहीं जा रहे हैं। हर काम सरकार 130 करोड़ जनता पर नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है, और किसी भी दुनिया में किसी भी सरकार के लिए इम्पॉसिबल है, हिंदुस्तान के लिए, सभी के लिए इम्पॉसिबल है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये करना पड़ेगा। मैं यूपी का एग्जाम्पल देता हूँ। यूपी में भी प्रधानी के चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव है, एक प्रधान के चुनाव में एक आदमी ने 20-20 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यदि उनसे पूछो तुम शमशान घाट के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर, कोई नहीं तैयार है। किसी ने नहीं पूछा, सबने दारू पी ली, मच्छी खा ली, मीट खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब आप हमारे शमशान घाट बना दिए, हमारे अस्पताल बनवा दिए, या कोई ऑक्सीजन का बैंक लगवा दिया। किसी ने कुछ बात नहीं कही। ये एक क्राइसिस का समय है। आप ऐसा समझिए कि एक दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाला था, हमने बॉर्डर तो खड़ा कर दिया अभी 10-15 दिन में, लेकिन दुश्मन नहीं गया। दुश्मन कहने की खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा है, कहीं दरवाजे घुसने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे बाहर खड़ा है। तो सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी, और जनमानस लेवल पर इसको एक मिशन बना के सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी भी और अपनों की भी। मैं अपने 5 घरों में अपने लोगों की यदि सावधानी नहीं रखूंगा तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या बात करूंगा। तो हम थोड़े स्तर पर थोड़ी छोटी चीज पर करके करेंगे तो देश में इसका इम्पैक्ट आएगा। ये बात जरूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये कोरोना एकदम तूफानी तरह लोगों को फैला, कुछ लोग इसमें बच गए, कुछ लोग इसमें चले गए, उनकी मेरे लिए संवेदना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने आप ही इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी। और जहां तक दवाइयों की बात है, रेमडेसिविर को मना कर दिया गया है, प्लाज्मा थेरेपी को मना कर दिया गया है, कुछ दवाइयों का बहुत हाइपर क्रिएट किया गया कि साहब इससे जान बच सकती है। ऐसा रिजल्ट आईसीएमआर ने तो कहा नहीं, ऐसा रिजल्ट WHO ने भी नहीं कहा, लेकिन कुछ मार्केटिंग इस तरह का हुआ जिसमें आपदा में अफसर लोगों ने ढूंढ लिया, एक जो है रेमडेसिविर का जो है इंजेक्शन वो 5-5 लाख रुपए तक गिर गया। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसमें अकेले सरकार, अकेले डॉक्टर, अकेले पुलिस प्रशासन पर छोड़ देना। अब पुलिस को ईद की नमाज भी करानी है, कुंभ का मेला भी लगवाना है, चुनाव भी कराने हैं, पुलिस बेचारी क्या क्या करेगी। और वो डंडा लेके खड़ी करेंगे तो लोग टेलीफोन करेंगे, चलान नहीं काटेंगे, उसको मेरा आदमी है, मेरा कार्यकर्ता है। तो हमको संवेदनशील खुद बनना पड़ेगा, सभी लोगों को गहराई से देना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई नहीं। हम अपना कैजुअलिटी करते रहेंगे, जब इसको इग्नोर करेंगे तो कैजुअलिटी करेंगे। जी जी। लेकिन डॉक्टर नेपाल सिंह साहब, जिस तरह से आपने भी चुनावों का जिक्र किया, मेरे ख्याल है, जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता हूं कि चुनावों से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी की जान बचाना। ऐसा कहा जा रहा था, चाहे बंगाल के और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उससे पहले भी ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें कही जा रही थी, पत्रकारों के जरिए भी, टीवी के जरिए भी, अखबारों के जरिए भी, मैगजीन्स के जरिए भी, और सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे थे इस बात को कि अगर किसी की जान बचाई जानी चाहिए तो सबसे पहले फर्ज बनता है ये। लेकिन वहां पर उसको इग्नोर करके, नजरअंदाज करके 5 राज्यों में चुनाव हुए। उसके बाद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, आपके सामने की बात है कि पंचायत चुनाव में हजारों उन लोगों ने अपनी जान गंवाई जिन्होंने अपनी ड्यूटी अलग अलग स्कूलों में दर्ज करवाई, तैनात रहे, मुस्तैद रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए, उनके परिवार अभी तक भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल मैं दोबारा आपके पास आऊँगा नेपाल सिंह जी। मैं फिलहाल डॉक्टर अशोक शासन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप भी ये बताइए कि जिस तरह से नेपाल सिंह जी ने बताया कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, सिर्फ उन जवानों की नहीं है, उन पुलिसकर्मियों की नहीं है जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में सिर्फ सरकार की
जिम्मेदारी ना होकर आम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, उनसे क्या उम्मीद देश करे, क्या उम्मीद समाज करे, कैसे हम सब मिल बांट के इस कोरोना की खिलाफ जो जंग लड़ रही है देशवासी, इसमें कैसे पार पा सकते हैं, कैसे इसमें जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, ऐसे मैं टीवी में देखता हूँ, यूपी में, बिहार में आपका मीडिया दिखा रहा है कि गांवों के अंदर अभी भी लोग बैठे हुए हैं चबूतरे पे बाहर, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, कुछ नहीं किया हुआ। वो कहते हैं जी कोरोना है ही कोई चीज नहीं है। और उसके बाद कुछ पीएचसी सेंटर भी नहीं है, वहाँ टेस्ट करने वाला ही कोई नहीं जाता, जागरूक करने वाला कोई नहीं जाता उनको। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहे। तो अब गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वहां पे जा करके उनको एक बताना, भाई आपके ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप अपने आप को बचाओ, डिस्टेंस रखो, हाथ धोवो, मास्क पहनो। लेकिन वो क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा गांव में, और गांवों के अंदर एक धार्मिक रीति रिवाज पे ज्यादा चलते हैं, भी ये खाने से हो जाएगा, ये हमें झाड़ू फूंक से कोरोना नहीं आएगा, ये जो विचार लोगों के मन में अभी तक है ना गांव में, इलिटरेसी की वजह से, ये भी एक कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमें जागरूक करना पड़ेगा। हमें खुद टीवी के अंदर जो लोकल स्टेट टीवीज है उनके अंदर उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो नेशनल लेवल टीवीज है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन लोकल जो वहाँ के प्रदेश के, दोबारा करूंगा, जागरूक कौन करेगा? और फिर ऐसे लोगों का खामियाजा वो लोग क्यों भुगते हैं जो पहले से ही अवेयर हैं, जो पहले से ही सावधान है, तमाम चीजों को जानते हैं? वो लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? ये सरकार की या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। मैं देख रहा था, मेरे को रात को टीवी में दिखा रहे थे, गोवा के अंदर जहाँ पेशेंट्स हैं वहीं पे कचरा पड़ा हुआ, वहीं सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, और 82 जो है पेशेंट्स उनकी डेथ हो चुकी है। वो कचरा ही पड़ा हुआ, सारा फैला हुआ है, वहाँ टॉयलेट गंदी पड़ी है। तो वहाँ ऐसी स्टेज के ऊपर, ये तो प्रशासन का काम है ना, तो वहाँ तो ज्यादा काम है, कॉर्पोरेशन का काम है कि वहां पर अगर टॉयलेट्स में खराबी है, टॉयलेट्स में गंदगी है तो उनको साफ करे। आम आदमी क्या करेगा इसमें? आदमी कुछ नहीं कर, वही बता रहा हूँ ना, वो तो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान रखना है ना जी। सीएम साहब जो है उनकी जिनकी ड्यूटी लगाई कि वो देख लेती है गंदा क्यों हुआ पड़ा है। तो वहाँ तो लोग ठीक होने के लिए नहीं जा रहे, बीमार होने के लिए जा रहे हैं। अब गोवा का ऐसा स्टेट है जहाँ से लोग कई आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से जाते हैं घूमते फिरते, वो वहाँ से निकल के वहाँ पहुँच निकलता है, ऐसे फैल रहा है सारा। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक साहब, आपने सही कहा। मैं दोबारा से डॉक्टर नेपाल सिंह के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने सारी बातें कही, सरकार का एक तरह से आपने बचाव करने की भी कोशिश की, सरकार के पक्ष में आपने कुछ बातें कही। डॉक्टर अशोक कुमार ने भी, अशोक सजान ने भी, माफ़ कीजिएगा, ये कहा कि हमें भी जिम्मेदारी निभानी है और नेताओं की भी, प्रशासनिक अधिकारियों की भी, स्वास्थ्य कर्मियों की भी जवाबदेही बनती है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश। तो आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। लेकिन इन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाएगा कौन, बताएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है आपकी नजर में? क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो अब तक की, चाहे वैक्सीनेशन की कमी की बात हो, वैक्सीन की वजह से मौत होने की बात हो, ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अस्पतालों में मचे हाहाकार की बात हो, शमशान घाटों में जिस तरह से हमने लाशें जलती हुई देखी उसकी बात हो, क्या इन तमाम बातों के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? आम आदमी ही सब कुछ करेगा, आम आदमी ही लकड़ी इकट्ठी करेगा शमशान घाटों में, आम आदमी ही ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करवाएगा अस्पतालों में अपने मरीजों के लिए, अपने परिजनों के लिए? नहीं, देखिए, एक तो मैंने कोई सरकार का बचाव करने की कोशिश नहीं की, मैं स्थिति की एनालिसिस कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक मुद्दा उठाया था कि चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें बहुत सारी बीमारी, ये बात बिल्कुल सच है, उत्तर प्रदेश के चुनाव टलने चाहिए थे, वो गलत समय पर हुए। लेकिन यदि आप उसकी बात, उसका पृष्ठभूमि देखें, फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जाती है और कहते हैं कि हम अभी चुनाव नहीं कराना चाहते। उसने कहा नहीं, आपको 30 अप्रैल तक चुनाव कराने पड़ेंगे। तो एक तरफ हाईकोर्ट तमिलनाडु ये आदेश देता है कि चुनाव आयोग को फांसी चढ़ा देना चाहिए जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस जज को फांसी चढ़ा सकता है जिसने यूपी को कैद पर डाल दिया? नंबर 1। नंबर 2, हम जो सरकार मानते हैं, सरकार में हम उसको मानते हैं जो प्रदेश का मुखिया है या देश का मुखिया है।
लेकिन सरकार इससे अलग भी होती है जिनके पास बहुत बड़ा बजट जाता है। जो प्रधान है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वहां के लोकल प्रतिनिधि हैं, एक एक प्रधान के पास करोड़ों करोड़ों रुपया बजट जाता है। जो अपने गांव की व्यवस्था जिसको, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए वो व्यक्ति 50-50 लाख में चुनाव लड़ता है, लेकिन वो गांव का शमशान नहीं बना सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए डोनेशन नहीं दे सकता, वो वहां सैनिटाइज नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी भी लोगों के द्वारा उनकी माननी पड़ेगी। जितने भ्रष्ट लोग हैं वही जीतते हैं, और जो भ्रष्ट लोग जीत के आते हैं तो वही भ्रष्ट सरकार बनाते हैं, जो भ्रष्ट सरकार बनाते हैं तो वही भ्रष्ट अधिकारी लेके आते हैं। पूरा सिस्टम ही ऐसा है। जो नेता है वो जनता का आईना है। जनता कभी विकास पर वोट नहीं देती, जनता कभी अस्पताल में वोट नहीं देती, जनता कभी वैक्सीन पर वोट नहीं देती। जनता जब वोट देगी वो जाति धर्म पर वोट देगी। और आज की देश में दुर्भाग्य की बात है, सारे विपक्षी दलों ने अपनी वैक्सीन को मुद्दा बनाया, लेकिन सबसे पहले उनको यह आह्वान करना चाहिए था कि सब लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज भी लोगों में जो 45 प्लस हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ इस वजह से हो रही है कि उन्हें एक भी वैक्सीन नहीं दी, जबकि 45 प्लस से वैक्सीन लगाने के लिए बहुत दिनों तक गांव गांव में लोग गए और वो खाली चले आए, किसने वैक्सीन नहीं ली। ये काम हर नेता का था। एक पार्टी जिसकी सत्ता है उसका नहीं है। जनप्रतिनिधि हर जनप्रतिनिधि है, हर धर्मगुरु है, हर ग्राम का प्रधान ग्राम प्रधान है। सबको ये एजुकेट करना चाहिए। हम एजुकेटेड लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए कि भाई वैक्सीन दे दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके लिए तो डॉक्टर नेपाल सिंह साहब, लेकिन इसके लिए तो हमें 1 साल का पूरा वक्त मिला था, 1 साल मुकम्मल तौर पर हमें मिली थी, लेकिन उसको हमने जाया कर दिया चुनाव के प्रचार प्रसार में, और उसका खामियाजा हम आज आप भी भुगत रहे हैं, देश भी भुगत रहा है, सभी भुगत रहे हैं जी। और ये हमारी अपरिपक्वता ने ही पूरे देश को इस क्राइसिस में डाल दिया, नहीं तो इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, इस दिल्ली के आप एग्जाम्पल लीजिए। दिल्ली में एक आपका अपोलो है, फोर्टिस है, आपका जो है ये मैदानता है, आपका जो है मूलचंद है। ये खरबों रुपए की संपत्ति पे, ये सरकारी संपत्ति अस्पताल बने, ये 1 करोड़ का प्लांट नहीं लगा सकते ऑक्सीजन प्लांट। ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? एक दिन का बिल 1-1.5 लाख रुपए आता है, तो वो एक प्लांट नहीं लगा सकते। 1 करोड़ रुपए का लगता है पूरे ऑक्सीजन प्लांट उसके लिए। दिल्ली सरकार क्या करती रही, भारत सरकार क्या करती रही? इनके पास इतना पैसा है, इनको अपने ऑक्सीजन प्लांट खुद लगाना चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन गांव में मिलती। अब क्या हुआ, दिल्ली में ऑक्सीजन की क्राइसिस आई, उसमें मेजर एक्टिव हो गया, उसमें जुडिशरी भी एक्टिव होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके खिलाफ कंटेस्ट कर देंगे। उसका खामियाजा क्या हुआ? गांव की सारी ऑक्सीजन सारी दिल्ली में आ गई, और दिल्ली में आने के गांव के लोग मर गए, क्योंकि वहां तो कोई ना मीडिया है, ना कोई वहां अखबार है, ना वहां कोई ब्यूरोक्रेसी है, ना वहां कोई नेता है। बेचारे मर गए। अच्छा, संक्षेप में मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर नेपाल सिंह जी, कि जिस तरह से 43 देशों को हिंदुस्तान ने वैक्सीन की सप्लाई की और अपने देशवासियों की जो है मौत होती रही, इसके लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? ये बिल्कुल बकवासबाजी है। जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं बिल्कुल गलत लोग हैं। आप जानने को उसके लिए, यदि इस तरह की बीच में हम चलेंगे तो हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आज भी आपके पास जो अपनी वैक्सीन बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल अमेरिका से आता है। ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप में हम करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, गलती यहां पर नहीं कि उसने वैक्सीन दी, गलती यहां पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की किल्लत के चलते हम दोनों मेहमानों से और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर अशोक, आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जिस तरह से दोनों मेहमानों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज बात यही है कि जिस तरह से महज 24 घंटों में 4,329 मौत दर्ज की गई हैं, और ये सरकारी डेटा है, सरकारी आंकड़े हैं। ये वाकई हैरत अंगेज है और दिल को दहला देने वाली खबर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are